सलामकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा नहीं होगा मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बायोलॉजी बताऊंगा। पीछे से आपको नजर भी आ रहा होगा। देखो भाई, पहली पहली बात मैं बता दूं, मेरी क्लास का सबसे पहले तरीकाकार ये है कि मैं अपनी क्लास में डिस्कशंस करके चलता हूं। तो मुझे जो है आप लोगों के रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं फौरन फौरन। ठीक है ना? तो उसमें कोई अगर सो गया तो एक अलग बात है, लेकिन आपने चिल होके, रिलैक्स होके, डिस्कशन करके काम को पढ़ना है, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए बहुत ना। ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। बायोलॉजी पढ़ाने से पहले क्लास के कुछ उसूल बता दूंगा। नाइन्थ क्लास की के फजाइल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि नाइन्थ क्लास की फजीलत क्या है, जो कि आगे जाके हमें मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड देन एम कैट, अगर किसी का इरादा है आपके पास एमबीबीएस या बीडीएस करने में, तो वो वहां तक कितने उसके जो है वो आगे प्रोजेक्शंस होती हैं इसके फजाइल की, उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो पेपर पैटर्न है 2022 का, उसको समझेंगे। और फिर सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बुक चेंज हुई है तो हमारे पास पैटर्न वगैरह भी चेंज हुआ है। यहां तक मेरी बात सब समझ रहे हो? अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि हमारे पास बायोलॉजी में हमें बायोलॉजी मिलेगी कब कब, जब हम पूरा, क्योंकि अब नाइन्थ क्लास में आ गए हो तो आप एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता करके। तो पहले शुरू के जमाने में जब हमारे पास बुक चेंज नहीं हुई थी, तो सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ क्लास में हमारे पास बायो थी, और बायो की दो बुक्स थी, एक बुक 1 थी और एक आपके पास बुक 2 थी बायो की। बट अब कुछ इस तरह से हुआ है कि हमारे पास नाइन्थ में भी बायोलॉजी है, टेंथ में भी बायोलॉजी है, फर्स्ट में भी है, ट्वेल्थ में भी है, और उसके बाद फिर हम फाइनली एम कैट पढ़ेंगे, जिसको हम एम डी कैट भी कहते हैं। और उसके बाद फिर फाइनल, और जो आपका जो जो प्रोफेशन होगा, जो कैरियर आपने सोचा होगा अपने लिए, डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है, उसके हिसाब से हम उसको बनाएंगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के लिए जो नाइन्थ क्लास है वो बस ऐसा है कि बस हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं और पास हो जाना है। नाइन्थ क्लास की जो नई बुक आई है हमारे पास, और इवन मैट्रिक की भी जो नई बुक्स आई हैं, वो बड़ी टेक्निकल किस्म की बुक्स हैं। और इन किताबों के अंदर जो टॉपिक्स हैं, उन सब का कैरी ओवर है इन दोनों टॉपिक्स, इन दोनों सालों के लिए। यानी वट एवर यू गोइंग टू सक्सीड और लर्न ड्यूरिंग योर फर्स्ट 2 years, विच इज नाइन्थ एंड मैट्रिक, वो आगे जाके उसका कैरी ओवर हमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर नजर आएगा। जितनी बेहतर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आप इन 2 सालों में कर लोगे, उतना बेहतर आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगा, और उससे ज्यादा बेहतर फिर आपके पास ये एमडी कैट वाला जो लेवल है वो होगा। तो पता क्या चला कि वी डोंट हैव टू जस्ट टेक नाइन्थ एंड मैट्रिक फॉर ग्रांटेड, कि बस पढ़ लिया तो इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, जाहिर सी बात है, हमें परसेंटेज चाहिए, बट परसेंटेज के साथ हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। और मैं जब आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाएंगे, हम लोग बातें करेंगे, तो उसमें हमारा मेन फोकस इसके ऊपर होगा, कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द बेसिक कोर ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन सी बातें बायोलॉजी की, क्या कॉन्सेप्ट हमें उनको फोकस करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 की 10 की अभी किताबें खोल के देखी? चलो 9 की भी एटलीस्ट किताब खोल के देखी होगी कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। डू एनीबॉडी नो कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके पास? कितने लोग अब तक बुक पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट इंडेक्स पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं? कितने लोग हैं ऐसे? क्या कोई कोई बताएगा मुझे कि सर हमने किताब पढ़ ली है या हमने खोल के देखी है? होता है ना, कुछ कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता बुक पढ़ने का, देखी भी नहीं होती। टाइम तो वैसे बहुत होता है, हर चीज का टाइम होता है, लेकिन बस उसको फोकस नहीं करते। तो क्या होता है कि वो बस उन्होंने सरसरी से ऊपर से देख ली होती है, खाली इंडेक्स पढ़ लिया होता है, कुछ नहीं तो गलती से किताब गिर के खुल गई होती है, तो पता चल जाता है अच्छा इसमें ये चैप्टर भी है, उसको वो वापस बंद करके बैग में डाल देते हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने नाइन्थ की बुक अब तक सिर्फ खोल के देखी है समझने के लिए कि भाई इसमें हमें ये चीजें आगे जाके पढ़नी होंगी? कितने बच्चे ऐसे हैं? कोई मुझे बताएगा? अच्छा, फातिमा कह रही है कि सर उन्होंने जो है वो बुक देखी है, बुक बुक एटलीस्ट गो थ्रू किया है, उसको समझा है बातों को। गुड हो गया, वेरी गुड। बाकी और बच्चों ने नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर फर्स्ट चैप्टर रीड किया, वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर भी रीड कर लिया आपके पास, हैदर कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया, दिस इज वेरी वेरी गुड। अच्छी बात है बहुत। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ आपको नाइन्थ पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको ओवरऑल बताएंगे कि आपने पढ़ना कैसे, सिर्फ नाइन्थ नहीं, सिर्फ बायो नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स भी कैसे पढ़ना है, पूरी जिंदगी कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये वो रूट लेवल है इस वक्त नाइन्थ क्लास, कि अगर आपने इसमें जड़ें अच्छी पकड़ ली, तो आपके पास जो ऊपर पेड़ बनेगा ना, वो बड़ा अच्छा जो शजर बनेगा वो बड़ा सायादार होगा और फ्रूटफुल होगा आगे की लेवल के लिए भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता जाऊंगा। सबसे पहले
बिफोर आई मूव इनटू द फर्दर एक्सप्लेनेशंस ऑफ 9th क्लास और उसकी बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड, आप लोगों ने 9th की बायोलॉजी ली क्यों है? कंप्यूटर साइंसेस क्यों नहीं ली? वाई बायोलॉजी? स्कोप होगा ना कोई दिन जिंदगी में, तो कुछ हमने करना है आगे जाके। क्या इरादा बनाया आप लोगों ने कि क्यों ली है आपने बायोलॉजी? कैन यू विल टेल मी कि हमने बायोलॉजी इस वजह से ली है? कोई कोई रीजन बायोलॉजी को लेने का, रीजन आपके पास कोई होगा? नहीं है किसी का असली रीजन? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन के बगैर काम नहीं चलेगा। वी नीड दिस वाई इन आवर लाइफ। वाई डिड यू चोज बायोलॉजी? वाई डिड यू चोज to go in 9th class? Why did you chose to pick that particular profession? इस वाई का जवाब हमें चाहिए, हर बंदे को चाहिए। अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा काम नहीं चलेगा। हाँ बेटा बताओ, क्यों चूज किए बायोलॉजी 9th के अंदर? कंप्यूटर साइंसेस क्यों नहीं ली? तो 9th क्लास छोड़ी क्यों नहीं दी? तो आप बोलोगे सर 9th और मैट्रिक को तो छोड़े आप हमने 9th ही क्यों पढ़ी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मेरा सवाल ही यही है कि वाई डिड यू चोज 9th बायोलॉजी? वाई नॉट कंप्यूटर साइंसेस? वाई 9th? सब कुछ ही छोड़ देते हैं, कोई रीजन है इसका? ओ फातिमा कह रही सर मुझे डॉक्टर बनना है। पहली चीज आ गई कि बच्चों ने डॉक्टर बनना है, इस वजह से दे चोज बायोलॉजी। गुड। और इसके अलावा एनीथिंग एल्स? तला कह रहे हैं सर मुझे भी डॉक्टर बनना है और आर्मी में जाना है। डॉक्टर बनना है और ये आर्मी में जाना है इन्होंने, क्योंकि उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा एक लाइक लेवल पे आप आ जाते हो, विच इज वेरी गुड। तो ओवरऑल सबका माइंडसेट डॉक्टर बनने का है। यू नो कि आपको जब डॉक्टर बनने के लिए आते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल मसले मसाइल होते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप उसने आपने कहा मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, उतरे होते खत्म, बन गया डॉक्टर। उससे पहले आपने ये स्टेप्स पूरे करने हैं ना। 9th पास करनी है, 10th पास करनी है, 11th करनी है, 12th करनी है, देन एम कैट एंड एमडी कैट जो आप कवर करोगे। उसके बाद फिर आप जैसे 5 साल के लिए उतरोगे उस फील्ड के अंदर, और फिर उस पर चलते जाओगे, प्रोग्रेस करते जाओगे। वहां बड़ा रोना धोना, मसले मसाइल, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने वो पैटर्न फॉलो करना है अभी से, 9th से, जो हम आपको बताएंगे, सारे टीचर्स बताएंगे आपको। कोई पैटर्न आपने फॉलो करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा हो गया। अच्छा अब देखो मेरी बात को समझना, हमने पढ़ना कैसे है किताब को, मैं उससे बाद में आऊंगा कि हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं, मामला कैसे चलते हैं। हमने पढ़ना कैसे है अपनी किताब को, सबसे पहले इस बात पे फोकस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख भी रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी होती चली जाए, ठीक है? अच्छा आओ जरा इस बात के ऊपर देखो। हमारे पास सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपने अपनी बुक के इंडेक्स को रीड करना है। इंडेक्स की रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिन्होंने अभी किताब नहीं पढ़ी, जिन्होंने किताब का कुछ भी नहीं देखा, जो उनको पता भी नहीं कि 9th क्लास में बायोलॉजी होती है, व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू पिक अ बुक। बुक आपने खोली, उसका इंडेक्स देखा, जस्ट गो थ्रू द कंटेंट एंड यू फाइंड आउट कि यार हमारे पास ना ये चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर। पहले बुक को के अंदर ये कंटेंट, हमने कंटेंट एक तरफ साइड में निकाल ली। 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, किस किस बारे में चैप्टर में बात हो गई। दूसरी बात, यू पिक अ चैप्टर, यू पिक अ चैप्टर। बेहतर यही होता है कि आप चैप्टर को उस एतबार से पिक करो जिस सीक्वेंस में आपके पास किताब के अंदर वो चैप्टर मौजूद है। इफ दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो हम अभी देखेंगे, तो पहला चैप्टर हमने वो कर लिया। उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद तीसरा चैप्टर, उसको चल। तो स्टेप वाइज चैप्टर आपने एक पिक किया, आपने उस चैप्टर को देखा। देखना कैसे है चैप्टर को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं बता देता हूं। पॉइंट नंबर 3 इज यू जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर। स्किमिंग जिसको हम कहते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं हम वर्ड यूज करते हैं स्किमिंग। व्हाट इज स्किमिंग? यू ओपन दैट बुक और आप उसके उसमें उसमें ऐसी पेजेस टर्न कर रहे हो, तस्वीरें देख रहे हो, लाइंस देख रहे हो, पैराग्राफ्स देख रहे हो। यू डोंट रीड इट, यू जस्ट स्किम इट, यू जस्ट गो थ्रू इट। गो थ्रू करना है आपने, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। यू जस्ट गो थ्रू दैट बुक चैप्टर। सिर्फ पढ़ते जाना है, देखते जाना है, पढ़ते जाना है, देखते जाना है, पढ़ते जाना है, पेजेस पढ़ते जाना है आपको। चौथी चीज, बोल्ड लेटर्स या बोल्ड स्टेटमेंट्स। किताब को जब आप खोलेंगे तो उस बुक के अंदर जगह जगह पे बोल्ड हुए हुए कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स, लाइंस होंगी जो बोल्ड हुई हुई होंगी, थोड़ी सा डार्क नंबर से लिखी हुई होंगी, थोड़ी सी मोटे फॉन्ट से लिखी हुई होंगी। उस पे आपने फोकस करना है, उस पे आपने फोकस करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो बोल्ड लेटर्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हार्ड फॉन्ट से लिखी हुई है, यू हैव टू लुक इनटू इट। उसको देखने के बाद देखो, अभी तक आपने चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया, मैंने ये आपसे नहीं बोला कि चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो डायरेक्टली। बोल्ड वर्ड्स देखना है। पॉइंट नंबर 5, आपके पास जो एक्सरसाइज है या
वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने उस पे फोकस करना है। यानी यू ओपन दैट बुक, इंडेक्स देखा, चैप्टर्स एक पिक किया, गो थ्रू किया, चैप्टर में से रीडिंग नहीं करनी है, चैप्टर्स में लेंथ देखनी, चैप्टर की तस्वीरें देखनी है, बोल्ड लेटर्स पढ़ने क्या क्या लिखे हैं उस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर का सबसे आखिरी पोर्शन जिसमें एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ लाइक रीजनिंग क्वेश्चन होता है, वो आपने देखना है। देख लिया। अब छठा पार्ट है, सिक्स पार्ट है आपके पास, चैप्टर की रीडिंग। चैप्टर को रीड करना है आपने सुकून से बैठ के। ये 6 पार्ट्स होंगे तो आपको याद करने में, चीजों को पढ़ने में आसानी होगी। अब आप में से शायद कोई बोले सर ये इतनी लंबी तफसील आपने क्यों की, हम तो किताब खोलेंगे पढ़ना शुरू कर देंगे। उसकी मैं एक एक वजह बताते जाता हूं आपको। इस चीज को, इस मेथड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये आप 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इंशाल्लाह जब सबके सब डॉक्टर बनेंगे तो उस वक्त भी, जब आपको 5 साल का पूरा टेन्योर है, उसमें भी आप जो किताब पढ़ोगे, जिस अंदाज की किताब पढ़ोगे, उसमें सेम मेथड यूज करो, इंशाल्लाह आपको समझने में, काम को पढ़ने में बहुत बहुत आसानी होगी। ठीक हो गया। अब जरा समझना वजह को। इंडेक्स रीड क्यों करते हैं? ताकि आपको चैप्टर का, पूरी किताब का कंटेंट समझ में आए कि इस बुक के अंदर हम जो चीजें पढ़ने लगे हैं उसके, वो उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। यू मेक अप योर माइंड वेरी इन द बिगिनिंग कि इसमें क्या क्या मामला होने वाला है। देखो, जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, यू नेवर ऑर्डर समथिंग वंस यू सिट ऑन द टेबल। आप पहले मेन्यू मंगवाते हो, मेन्यू को देखते हो, मेन्यू सबसे पहले देखते हो, अच्छा डिजर्ट है, ये है, फलाना है, सबसे पहले हेडिंग्स देखते हैं ना उसकी। उसके बाद आप कहते हो अच्छा, फिर प्राइस देखते हो, फिर ये देखते हो मूड क्या हो रहा है। अभी तो एक पिछले हफ्ते भी हमने स्टेक खाया था, इस बार भी नॉट गोना ट्राई स्टेक, हम लोग जो है ना वो अल्फ्रेडो पास्ता खाएंगे, इस तरह की कोई भी चीज। तो आप उसमें से एक एक करके वो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या चीज है कि वंस यू गो थ्रू दैट इंडेक्स, अगली चीज आपके पास ये है कि हम जो है वो एक चैप्टर पिक करेंगे। पहला चैप्टर सीक्वेंस वाइज जो भी चैप्टर होगा हम उसको पिक कर लेंगे। उसके बाद उस चैप्टर को गो थ्रू करने की वजह ये होती है कि आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लेते हो कि हमने इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर इतना बड़ा है, इस चैप्टर में इतनी तस्वीरें होंगी, इस चैप्टर में इतने टेबल्स होंगे, इस चैप्टर में डायग्राम्स हैं, ये सारी चीजें वो हम पहले से गो थ्रू करेंगे, हम देखेंगे तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो बोल्ड लेटर स्टेटमेंट्स है ना, आप सबसे पहले उनको करो। बजाय इसके कि आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे होगे, पूरी चीजें पढ़ोगे, डेफिनेशंस की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अगर चाहो तो उसको एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हो। तो एक लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ टर्म्स आ जाएंगी जो इस किताब में यूज होने वाली, चैप्टर में यूज होने वाली है। आप एक्विंटेड हो पहले से कि इसमें ये हो सकता है। आगे उसके बाद मैंने कहा कि हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। व्हाई डू वी गो टू द एक्सरसाइज फर्स्ट बिफोर इवन रीडिंग द चैप्टर? ताकि हमें पता हो कि हमारे पास सवाल जवाब क्या आने वाला है, ताकि हमें पता हो कि इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चंस की तरतीब कैसी है, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, आपके पास पूरे पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा। जब आपको ये पता है ना कि ग्राउंड ऐसा बना हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि इसमें उतरना कैसे है। तो व्हेन यू नो अबाउट द क्वेश्चन बैंक, दैट क्वेश्चन हियर जो एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट की एंड में दी हुई है, जब आपको उसका पता होगा ना उसमें कैसी कैसी चीजें पूछी हुई, इवन इफ यू डोंट नो कि चैप्टर में है क्या, आपको ये पता होगा कि यार मैं चैप्टर में सवाल देखे ना, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं चैप्टर को पढ़ूंगा तो मैं इस तरह से पढ़ूंगा कि मुझे पता हो कि उसके अंदर सवाल कैसे आए होंगे, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल बन सकूं जो पीछे पूछे गए। वरना क्या होगा, इफ यू डोंट नो कि पेपर में क्या आने वाला है, आपको ये नहीं पता कि आपको एमसीक्यूज कैसे आते हैं, आप हैप्पीजर्डली रैंडमली पढ़ रहे होगे, और फिर अपने आप को एंड में जाके फाइन ट्यून करना, पास पेपर्स को देख के, अब सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट को देख के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शुरू से उसको लेके चलेंगे, आपके लिए एक रेड लाइन होगी। क्लियर? लास्ट थिंग इज कि वी स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। जब चैप्टर को रीड करेंगे तो चैप्टर को रीड करने के बाद आपके पास जो है वो फिर हमारे पास बकायदा इन तमाम चीजों में हमें आसानी होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? क्या सारे बच्चों को मेरी यहां तक की जो बातें मैंने अब तक बोली हैं वो समझ में आई कि नहीं आई? गुड हो गया। मैं कभी भी डायरेक्टली चैप्टर टॉपिक स्टार्ट नहीं कराता, पहले कुछ बातें बताता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस लेवल के नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे आगे जाके पढ़ाएं भी, पढ़ाने का शौक होता है ना कुछ लोगों को। यू कैन यूज दीज प्रिंसिपल्स फॉर योर स्टूडेंट्स एज वेल, उनको भी आप आगे जाके समझा सकते हो। बातें क्लियर हो गई मेरी बातें? अच्छा, अब जरा आते हैं हम लोग पेपर के पैटर्न के ऊपर, कि पेपर का पैटर्न कैसा है हमारे पास, कैसे सवाल। अब पेपर का पैटर्न थ्रू द कोर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स चेंज होता रहा है, 21 में भी चेंज होता रहा है, 22 में जो था हम आमतौर पे उसी को फॉलो करेंगे। तो द पेपर पैटर्न वी हैड इन 2022, इट वाज, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं आमतौर पे हमारे पास ना। वी हैव 3 डिफरेंट जोन्स या रीजन्स। एक आपके पास एमसीक्यूज का हिस्सा होता है, एक आपके पास शॉर्ट क्यूज एंड एज का पोर्शन होता है, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन होता है। तो ये 3 हिस्से आपके पास इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे लिए
एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसके ऊपर फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस। बट एक और दूसरी चीज ये है कि चूंकि हमें नंबर लेने हैं तो हमें उसकी तरतीब को भी समझना है। अब तरतीब हमारे पास किस तरह की होती है जरा वो भी समझते चले जाएं। तरतीब हमारे पास कुछ ऐसी होती है कि वी हैव समवेयर अराउंड 24 के आसपास हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए, 24 मार्क्स यहां पर हो गए। इसके अलावा हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्यूज एंड एज में, एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। तो 6 2 12 आपके पास हो गया, ये आपके पास 12 मार्क्स इस तरह से हो गए। देखो ये तरतीब हमारे पास है, इट कैन चेंज। समटाइम ऐसा होता है कि मॉडल पेपर बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर में आता है तो वहां उसके हिसाब से आपके पास सवाल आता है। ये एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको कि एमसीक्यूज कैसे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे, लेकिन ये मसला नहीं है। हम सवाल जवाब खुद बनाएंगे, हम नोट्स भी खुद बनाएंगे, हम बात कर करके चीजें डिस्कस करेंगे ताकि हमें और आपको समझने में और चीजों को आगे ले जाने में आसानी हो। अब आ जाते हैं जरा चैप्टर के ऊपर। चैप्टर हमारे पास जो है सबसे पहला चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी ही की डेफिनेशन देगा वो, बायोलॉजी को कैसे डिफाइन कर, बायोलॉजी में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला चैप्टर है, सिंपल अंदाज में समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को। मेरी क्लास में कुछ उसूल हैं, जरा उनको समझ लो अच्छे से। कोई चीज समझ में नहीं आती आप फौरन बोल देते हो। अगर कोई बात ऐसी है कि जो कि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूं और वो आपको फौरन समझ में आ गई, तो यू कैन टेल मी कि सर समझ में आ गई, इसको आगे लेके चलेंगे। आई वॉन्ट रेगुलर अपडेट्स एंड फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लेक्चर के टाइम पे भी और लेक्चर के बाद भी। कैसे? क्लास में जब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड टू मी। जो भी जवाब आता है आपको किसी सवाल का, चाहे सही हो गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो फर्क पड़ता है इस बात से कि आपको सही आता है गलत आता है। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं जिनका अगर सवाल गलत भी हो ना तो उनको वो रीजन दे रहे हो कि भाई हमें ये सही इसलिए लगता है क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सवाल सही है या गलत है, ये क्या है, वो एक अलग मामला है। लेकिन वो अगर अपने आंसर के पीछे रीजन दे रहे हैं तो इसमें उनको, ये मुझे ऐसे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट रीजंस। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन यू शुड डू इट। ठीक है, रीजन पता होना चाहिए आपको। तो मुझे सबका फीडबैक चाहिए जब मैं कोई बात डिस्कस कर रहा हूँ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंडल्ज योरसेल्फ इनटू दैट डिस्कशन, और मिलके फिर इसको जो है वो साथ लेके चलेंगे। जब क्लास में डिस्कशन का माहौल होता है, जब आप बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्कशंस एंड किसी टॉपिक के ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो, तो इससे सबको सीखने का मौका मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलोगे साथ में? कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी? कोई बात बोलो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई रही, या हम इस बात को नहीं समझ पा रहे, हमें कंफ्यूजन हो रही है किसी चीज के अंदर, या हम सर डिस्कशन में हमें प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल किसी भी टेंशन के बगैर, जवाब सही हो गलत हो, आई वांट दैट आंसर, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज यू कैन। अब देखो, मैं सवाल पूछा, किसी ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। शायद आप लोगों ने पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे होगे, लाइव क्लास ले रहोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश मेरी ये होती है कि आई वुड गिव यू दैट काइंड ऑफ एसेंस जो आपको फिजिकल क्लास में मिलता है। क्योंकि फिजिकल क्लास में आप 1-to-1 डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हो। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, अच्छा कर देंगे रिप्लाई, मोबाइल रखा है, सो गए। हमारे साथ कई बार हुआ है ना कि मोबाइल खुल जाता है बच्चों का, बच्चे सो रहे होते सामने। तो ऑनलाइन क्लास का एक अलग वो चीज होती है। तो आई ट्राई टू मेक दिस क्लास एज फिजिकल एज पॉसिबल बाय इंडल्जिंग यू ऑल इनटू डिस्कशन, ताकि सब जागते भी रहे, मैं भी जागता हूँ, आप भी जागते रहे। वरना क्या होगा कि ये आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो। वी डोंट वांट टू गिव यू दैट काइंड ऑफ लाइक पर्सोना कि हम कोई यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक सब जाग रहे हो? पहले मुझे क्लियर कर दो, सब जाग रहे हैं, सो तो नहीं रहा कोई यहाँ पर अभी फिलहाल? हैदर भी कह रहे हैं ठीक हो गया, यस। फातिमा कह रही है सर ठीक है, यस, बेहतरीन हो गया, ठीक है। सब यही है, सब जाग रहे हैं, गुड हो गया, गुड हो गया। रिस्पॉन्ड करते रहा करो भाई। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बिफोर वी स्टेप इनटू बायोलॉजी, हमारे पास सबसे पहले, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसका बेसिक इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा, उसका कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा कि हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हम इसको कैसे लेके चलेंगे, इसमें क्या बातें करेंगे,
और इनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होंगी और आप इनके बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। ठीक है, बेसिक 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा इस्लाम एंड बायोलॉजी, तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड चौथा आपके पास डीप रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो पहला टॉपिक है उसमें मेजर लाइफ प्रोसेस की बातें करेंगे, किसी चीज को लिविंग कहते कैसे हैं, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस कितनी हैं, दूसरों के साथ जो आपके कह लो एक तरीके से जो कपल्ड ब्रांचेस है ना, एक बायोलॉजी किसी और दूसरी ब्रांच मिलके एक कपल्ड ब्रांच बना लेती है, वो कितनी है, कैरियर कितने हैं, कैरियर क्या क्या ले सकते हैं आप बायोलॉजी में। आप सबको तो डॉक्टर बनना है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कुछ बनना चाहे तो उसके लिए फील्ड्स और भी खुली हुई हैं, तो दैट पर्सन कैन लाइक गो फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, अगर उसको मेडिकल में नहीं जाना या उसको डॉक्टर बीडीएस नहीं करना। अभी से अपना स्कोप बनाना, ये ना करना कि हमने मैट्रिक के बाद फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद देखेंगे, ना 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 ना। पढ़ने वाले बच्चे अभी से अपना स्कोप बनाते हैं कि हमें अगर डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर बनने वाली मेंटेलिटी होती है उसकी। वो ये नहीं होता कि वो बिल्कुल जब वो गया गुजरा बच्चा होगा, पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल जीरो, आईक्यू भी नहीं, पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा और ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसे नहीं। अगर ऐसा है भी ना तो मेहनत करेगा वो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, टैलेंटेड बंदा जो होता है ना, जिसके अंदर पहले से गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं कि वो किसी लाइक चीज में एक्सेल कर सकता है आगे, वो वो काम कर सकता है जो कि दूसरे नहीं कर सकते, टैलेंटेड बच्चा। लेकिन जो जीनियस बच्चा होता है ना, वो होता है कि जो कि ऐसी चीजें देखता है, ऐसी चीजें ढूंढता है, ऐसी चीजें उसको मिल जाती हैं जो किसी और को नहीं मिल सकती। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो कि टैलेंटेड है तो उसके लिए अलग तरीके से रास्ते खुले हैं, कोई जीनियस है उसके लिए अलग तरीके से रास्ते खुले, और कोई बच्चा हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड भी नहीं है, इतना जीनियस भी नहीं है, एवरेज है, बट ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो वो कुछ अचीव कर सकता है जो टैलेंटेड और जीनियस अचीव नहीं कर सकते। वो जो आप लोगों ने खरगोश और वो जो कछुए वाली कहानी पढ़ी थी ना बचपन में, वो देखो किसकी थी, वो टैलेंटेड वर्सेस हार्ड वर्किंग के दरमियान थी। और ये मजाक नहीं है, ये आप कभी जिंदगी में देखो तो आपको इस बात का आइडिया होगा। कितने बड़े बड़े लोग ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं कि जो कि टैलेंटेड एज सच नहीं थे, दे वर नॉट सो मच बिग जीनियसेस, लेकिन वो हार्ड वर्किंग थे, तो उन्होंने एक्सेल की एक पर्टिकुलर फील्ड में, और आगे जाके फिर जो है वो उन्होंने एक नाम कमाया अपना, एक काम किया, हार्ड वर्किंग थे ना एक अच्छे। तो बड़ा मशहूर नाम इलॉन मस्क का आपके पास आता है, कितना लॉस हुआ उसको, बट हार्ड वर्किंग था। इतना भी कोई जीनियस नहीं था जैसे आपके पास स्टीव जॉब्स है, या आपके पास जो बिल गेट्स है, या आपके पास न्यूटन है, या टेस्ला है, या इस तरह के कोई थे, उतना जीनियस नहीं है। लेकिन है, जीनियस तो है, लेकिन क्या है, ना इतना अमीर था, हार्ड वर्किंग था। कई लॉसेस के बाद आज वो इस लेवल पे पहुंचा है कि उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी साइंस ही तब्दील करती। जब तक हम ये समझ रहे थे कि 70s तक हमने जो रॉकेट्स बना लिए, मिसाइल्स बना लिए बाहर जाने के, इसके बाद अब टेक्नोलॉजी रिफाइन हो ही नहीं सकती, तो फाइनल था, बस एंड था। इसके बाद अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ नहीं सकती जो इंसान को स्पेस में लेके जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम, इससे बेहतर रॉकेट और बना नहीं सकते, उसने दिखा दिया आपको। तो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, पहले से यू आर नॉट टैलेंटेड, यू आर नॉट जीनियस, यू आर एवरेज बेस्ड ऑन आईक्यू ऑन योर इंटेलेक्ट, आप अगर मेहनत जारी रखोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेहनत आज से स्टार्ट होनी है, 9th के लेवल से स्टार्ट होनी है, वो सेकेंड ईयर में जाके स्टार्ट नहीं होनी। 9 मैट्रिक की परसेंटेज का कैरी ओवर होता है फर्स्ट से सेकेंड ईयर में, फर्स्ट से सेकेंड ईयर की परसेंटेज का कैरी ओवर होता है एम कैट में, और एम कैट के रिजल्ट में 9 मैट्रिक और प्लस फर्स्ट से सेकेंड ईयर दोनों मिला के प्लस एम कैट का स्कोर, 3 चीजें मिक्स होकर आपके पास काम करती हैं। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आप बोलो 9 मैट्रिक कर लिया तो अब क्या है, इससे डॉक्टर बनने का क्या ताल्लुक है। डॉक्टर बनने का ताल्लुक है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास जब डॉक्टर बनने के लिए आप एडमिशन लेने जाते हो तो उस वक्त हमारे पास पीछे से फर्स्ट से सेकेंड ईयर के मार्क्स भी, हमारे पास 9 मैट्रिक के मार्क्स भी, और बस एम कैट का स्कोर, 3 चीजें मिलती हैं। तो आपको बात पता चलता है कि आप शुरू से कैसे थे। अगर आप शुरू से 0 पे चल रहे थे, कुछ नहीं मिलेगा। एवरेज पे थे, शायद मिल जाए शायद ना मिले। शुरू से अगर बहुत ही अच्छे स्कोर पे चल रहे थे तो फिर तो आप ऐश करो अपनी लाइफ में बैठ के, ठीक है ना, तो खुद हो गया। सो मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट इस्लाम एंड बायोलॉजी, आपके पास हम बात करेंगे कुछ कुरानिक आया की। अच्छा, कुरानिक आया का क्वेश्चन आमतौर पे पूछा नहीं जाता, तो मैं से यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि इफ यू लाइक उसकी बात करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो।
वरना हम मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम एटम से लेके ऑल द वे अप टू अर्थ एंड बायोस्फीयर की बात करेंगे। उसमें बीच में जो जो भी स्टेप्स आते हैं उसकी सारी डिसीजन लेंगे, बातें करेंगे। फाइनली हम कुछ मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शंस, हैबिटेट, लिविंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उनके मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, और उससे कैसा क्वेश्चन आता है या आ सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ जर्नल इस चैप्टर का कंटेंट है कि हमारे पास इंडेक्स में क्या क्या चीजें होंगी। Moving on to the next slide, which is introduction to biology and introduction to us. हमारे बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली बात वो ये कि डू एनीबडी नो व्हाट बायोलॉजी मीन्स? बायोलॉजी क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट डज बायोलॉजी मीन्स? कोई आइडिया दो मुझे थोड़ा सा, ताकि मैं इसको आगे लेके चल सकूं। आई नीड अ पुश, आई नीड दैट फर्स्ट गियर फ्रॉम यू गाइज। आपने थोड़ा सा पुश करना है इसको। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके। अंशरा कह रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, फातिमा भी कह रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो सवाल हमारे पास ये आता है कि स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हाउ वुड यू डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म एज लिविंग? किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैसे कहेंगे हम, कि ये लिविंग है, कैसे कहेंगे इसको? मतलब उसके पीछे कोई क्राइटेरिया होगा, कोई एक ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल होगा, कोई प्रोटोकॉल होगा जिसके ऊपर हम किसी चीज को रखेंगे, कहेंगे तुम लिविंग हो, तुम लिविंग नहीं हो। वो पॉइंट्स क्या हैं, किसी के दिमाग में है वो पॉइंट्स कि हाउ वुड यू कैटेगराइज समथिंग एज लिविंग? मतलब हमने क्या दिया, मैंने आपकी बात मान ली कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी का नाम है, गुड हो गया। बट द थिंग इज कि हाउ वुड यू कॉल समथिंग एज लिविंग? किसी चीज को लिविंग कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे उसको लिविंग? कोई वजह होगी उसकी, जो भी दिमाग में आता है। देखो, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आप बोलो सर मैं सांस लेता हूँ इसलिए मैं अपने आप को लिविंग्स में शुमार करता हूँ, कोई कुछ बोल सकता है। इट कैन मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ईट एंड ड्रिंक। अंशरा सिंह कि वो आपके पास ग्रो करते हैं, मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसलिए हम उसको लिविंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और वो सांस भी लेते हैं, वो सांस भी लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखो यहां मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं। What is life? How can you explain life? यहाँ पर कुछ बहुत सारे प्रोसेस बने हुए along with diagrams. डाइजेशन, हजम करना किसी चीज को। ये मैंने कुछ खाया है ना, मैं चाय पी रहा था आप लोगों के सामने, तो मैं जो चाय पी रहा था, I was drinking, तो डाइजेस्ट होगी नीचे जाके। If something is digesting, it means that I am actually composed of cells and those cells are functioning. वो cells जो फंक्शन कर रहे हैं वो मुझे खाना हजम करके फिर खाने को एसिमिलेट करके और बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और मुख्तलिफ काम कर रही है। तो डाइजेशन इज अ थिंग दैट विल टेल मी कि मेरे पास जो है वो मैं लिविंग हूं कि नहीं। आई एम ईटिंग समथिंग ना, आई एम ड्रिंकिंग समथिंग। सिर्फ खाना और पीना नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ पौंड के अंदर पानी डाल दूं और अपने मुंह में पानी डाल दूं तो दोनों बातें सेम होंगी। अलबत्ता पौंड का पानी आपके पास खुश्क होगा, हजम नहीं होगा। मेरा पानी हजम हो जाएगा, मुझे बॉडी को मिल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एसिमुलेट हो जाएगा। प्लेट में खाना डाल रहे हैं, थैली में खाना डाल रहे हैं, डब्बे में खाना डाल रहे हैं, मुंह में भी तो डाल रहे हैं। फर्क क्या है? आई एम एक्चुअली डाइजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर फूड। वो सिर्फ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो च्यू हो रहा है, वो इंगल्फ हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एसिमुलेट हो रहा है। तो सारी चीजें डाइजेशन में आपके पास आ जाती हैं। Moving on, they can move. Anshara said they can move. Yes, movement is something which makes us living. But आप बोलोगे सर वो तो पत्ते भी हवा से तो उड़े होते हैं, वो भी तो मूवमेंट हो गई। ना 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 ना, हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बेसिस पे मूव नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे if I am standing in front of this board and I want to move towards that particular end, तो मैं मूव कर सकता हूँ। मुझे हवा थोड़ी पीछे फेंक रही है, मैं पंखा लगाया हुआ अपने पीछे, पंखा चल रहा है, मैं उसके साथ साथ मूव कर रहा हूँ, आगे पीछे आ रहा हूँ। ना ना, ऐसे नहीं हो रहा। तो मूवमेंट ऑन माई ओन, मैं अपने डिसीजन ले रहा हूं और उसके बिहाफ में मूव कर रहा हूं। एक्सक्रीशन, जब मैंने किसी चीज को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, बॉडी ने यूज कर लिया, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किसी रिएक्शन के नतीजे में बन रही हैं बॉडी के अंदर, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर नॉर्मल मेटाबॉलिक साइकिल। बॉडी के अंदर ना उसको स्टोर कर सकते हैं ना रख सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? एक्सक्रीट कर देंगे। एक्सक्रीट का मतलब होता है किसी चीज को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देना, एक्सपेल निकाल देना बॉडी से बाहर। हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें ये एक्सक्रीशन के की हेडिंग के अंडर आती है, वहां से एक्सक्रीट हो जाती है। मूविंग ऑन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की तफसील पे भी जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। मैट्रिक में पहला ही चैप्टर है आपके पास रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज से रिलेटेड।
एक तो रेस्पिरेशन हमारे पास ये होती है कि हम फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, और एक रेस्पिरेशन सांस लेना। तो फिलहाल हम सांस ब्रीदिंग के मामले में इसको समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का अमल जो है, सांस लेना, बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, अंदर जो टॉक्सिक आपके पास CO2 बनी है उसको बाहर लेके आना, ऑल ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स कि यू आर लिविंग। इसके अलावा ग्रोथ, अंशरा ने भी जिक्र किया अभी ग्रोथ का, ग्रोथ आपके पास हो रही है। यानी हम सब छोटे बच्चे थे ना, जैसे क्यूट से ऐसे ग्रो करते करते इतने बड़े हो गए। तो ये जो ग्रोथ हमारे पास हो रही है, सेल्स की डिवीजन की वजह से हो रही है, बोन्स एलोंगेट हो रही है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, सारी चीजें आपके पास जो है, they are considered as a part of your living system, that they are the things that make you alive। अगर ये ना हो तो आप जिंदा ना कहलाए जाए। मूविंग ऑन टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी अबाउट मेटाबॉलिज्म? कोई एक आइडिया, जर्नल आइडिया कि सर ये होता है मेटाबॉलिज्म। हमें इतना पता है मेटाबॉलिज्म के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पता। क्या कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? मैं पूछ रहा था मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, डू एनीवन नो एनीथिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म? हाँ या नहीं में जवाब दो। बोले सर हमें नहीं पता। बोले सर हमें पता है, हम बताना नहीं चाह रहे, या हमें पता है तो हम डेफिनेशन बता देते हैं। जस्ट डोंट स्टे क्वाइट। मुझे पता है तुम लोग अपनी क्लास में खामोश नहीं बैठते होगे, तो आजकल के बच्चे हैं ये तो खामोश थोड़ी बैठते हैं, बच्चे खामोश बैठे अच्छे भी नहीं लगते। हाँ तो ये अच्छी बात है। तरानी कहती है सर हमें नहीं अभी आइडिया नहीं, आइडिया कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स आता है, लगता है कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात हो रही है। इवन ऑल्दो मैं सारा कैमरा और ये कंप्यूटर और स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो मुखातिब मेरे पास ये। सर नहीं पता, ठीक हो गया। ये देखो ये है चीज, दिस इज व्हाट मेक्स यू लिविंग। यू आर रिस्पॉन्डिंग, आप सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो आप डिसीजन लेके बोल रहे हो कि हाँ भाई हमें नहीं पता, ये अच्छी बात है। तो अब मुझे पता है कि भाई मैं जो हूं ना वो बात कर रहा हूँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म। मैंने कोई चीज खाई, मिसाल के तौर पर प्रोटीन खाए, ओहो प्रोटीन खाए, ठीक है ना, मैंने प्रोटीन खाए, मैंने प्रोटीन डाइजेस्ट किए, प्रोटीन मेरी बॉडी में गए, और प्रोटीन बॉडी में जाने के बाद उन्होंने मेरी बॉडी को ग्रो करवाया, मसल्स ग्रो कर गए, और ये वो स्ट्रांग हो गया ना बंदा। पहले क्या था, यूं पतला दुबला सा था, ऐसे यूं खत्म। प्रोटीन इनटेक की, अच्छा खासी खाना खाया, सप्लीमेंट्स वगैरह लिए, एंड देन स्ट्रांग बन गए। ये जो ग्रोथ हो रही है ना आपकी, ये जो ग्रोथ हो रही है बेस्ड ऑन योर मसल्स, योर ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है कि छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बना देना। मैंने प्रोटीन खाया, प्रोटीन टूट गया जाके बॉडी में छोटे छोटे पार्ट्स में, वो छोटे पार्ट्स मिल गए और मिलके जाके मेरे मसल्स को बनाने की हेल्प की, एंड दे जस्ट मेड मी ग्रो बिग एंड बफ। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मिलके मुझे बड़ा कर दिया ना एकदम से, हो फुल पावरफुल, ये कहलाता है एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास एनर्जी लगती है रिएक्शन में, यानी आप में आपको इस रिएक्शन में एनर्जी लगानी पड़ती है। खाना बना रहे हैं ना, चूल्हा जलाना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके बिरयानी बनती है। क्या है, चावल हैं, मसाले हैं, ठीक है, वो बादियान के फूल और गरम मसाला और इतनी क्या क्या चीजें, और चिकन और बीफ जो भी, और आपने उनको मिलाया आपस में, चूल्हा जला, एनर्जी दी, पक गए। एनाबॉलिक रिएक्शन है कि नहीं है? आई बात समझ में? आगे चलो, एक और रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या होता है? आपने शादी आने वाली है 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, किसी की कजन वजन की, आपने क्या किया? आपने कहा ओहो हो मैंने अभी कपड़े सिलवाए थे वो 2 साल पहले, वो फिट नहीं आ रहा, मैं उसके अंदर ये नहीं आ रही। आप क्या करोगे? आप डाइटिंग पे जाओ। डाइटिंग पे जा रहे हैं भाई, डाइटिंग पे। डाइटिंग पे जाने से क्या होगा? वजन कम हो जाएगा आपका, वजन कम हो गया, फैट आपने कम लेना शुरू कर दिए, आपने जिंगर रोक दिया, पिज्जा रोक दिया, सारी चीज रोक दी ना, आहिस्ता आहिस्ता ओ वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, दुबले हो गए। क्या हुआ? बॉडी में जो बिल्डअप हुआ था ना सारा, जगह जगह फैट, चर्बी, ये सारी टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बॉडी ने इस्तेमाल कर ली, खत्म हो गई कहानी। अगर किसी बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल्स में तोड़ दिया जाए, छोटे पार्टिकल्स में, पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, इसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब भी कभी कोई चीज टूटती है तो एनर्जी देती है अपने अंदर से। आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कि जब भी कभी आपके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसमें क्या करते हैं? उसमें आपके पास पार्टिकल टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, ब्लास्ट होता है उसके नतीजे में ना। तो जब भी एनीथिंग दैट ब्रेक्स डाउन, इट रिलीजेस एनर्जी। अगर किसी ने लाइक न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का प्रोसेस नहीं पढ़ा तो उसने ग्रेनेड को तो देखा होगा, जो बॉम्ब होता है ना, C4 काउंटर स्ट्राइक में खेलते हैं, ये ग्रेनेड 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 में क्या करते हैं? आपने उसको फेंका, वो फटा, जब वो फटा ना पीसेस में, तो उसने एनर्जी रिलीज की,
तो व्हेन एनीथिंग breaks down from a larger component to smaller subunits or smaller components, it releases energy. एनर्जी रिलीज हो रही है आपके पास। अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अब देखो क्या कहानी बनी। छोटे छोटे पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल बनना और इस रिएक्शन में एनर्जी का लगना, बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स का बनना और एनर्जी का रिलीज होना। नाम क्या बताए? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, या एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस को मिला दिया जाए या उनको मिला के बयान किया जाए, तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल टर्म दी जाती है, मेटाबॉलिज्म। ये रहा मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इक्वेशन भी लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। यहां पर देखो हमारे पास क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो बड़ा करने के लिए हो चीजों को या वो चीजों को तोड़ने के लिए हो, ये कहलाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर फर्दर आप इसको क्लासिफाई करना चाहो तो आप कहोगे तोड़ने वाले अमल को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और जोड़ने वाले अमल को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। मेरी बात समझ में आई सबको? क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या सबको ये टॉपिक बात समझ में आई कि व्हाट डज मेटाबॉलिज्म मींस एंड हाउ इज मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म? क्लियर हो गई बात? ठीक हो गया। आप ये टर्म बार बार पढ़ोगे, पूरी जिंदगी पढ़, अगर मेडिकल से आपका लिंक रहेगा ना साइंस से, ये टर्म आप बार बार पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म का, और उसके जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के टर्म्स हैं ये भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप, ये मेरे हाथ में ये है, ये देखो, ये है एक स्टाइलस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, स्टाइलस कहते हैं। ये लिविंग है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है? इससे तो हमें इतना पता चलता है कि ये डाइजेशन नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता, मैं हिलाऊंगा तो ये मूव करेगा, एक्सक्रीशन का कोई तरीका नहीं है, रेस्पिरेशन इसकी नहीं होती, ग्रो नहीं करेगा, ये कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं है इसके अंदर, प्लस इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये एक से दो नहीं बना सकते। अगर ये ऐसा करता होता तो इसका बिजनेस तो मैं ही स्टार्ट कर देता। कैसे? अगर ये एक से दो बन जाते, दो से तीन, तीन से चार, दे कैन लाइक इंक्रीज देयर नंबर, तो क्या फायदा होता मुझे? मैं ये बेचना शुरू कर देता, वहां से जो उससे मुझसे खरीदता वो आगे बेचना शुरू कर देता, तो कुछ नहीं करना पड़ता, उसको अपने पास रखना पड़ता, इससे तादाद बढ़ने लगती। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मसला ये है कि दे रिप्रोड्यूस, दे डेवलप, डेवलपमेंट होती है ना उनकी, एक सिंगल सेल से बढ़ते चलते आते हैं, बढ़ते चले आते हैं, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो जब रिप्रोडक्शन होती है तो हमारे पास एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से आपके पास बहुत बड़े बड़े सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है एक सेल से, सिंगल से। तो ये स्टेज आपके पास डेवलपमेंटल स्टेजेस कहलाती हैं, यानी फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या कोई सी भी डेवलपमेंट हमारे पास हो जाती है। और ये आपके पास असल में होती है एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जब आपके पास दो डिफरेंट गैमेट्स या सेल्स, मेल सेल और फीमेल सेल, ये आपस में आके मिलते हैं ना, फ्यूजन करते हैं, फ्यूज करते हैं मेल सेल फीमेल सेल, तो आपके पास एक सिंगल जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, एंड दिस जाइगोट एक्चुअली डेवलप्स इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कभी भी स्टाइलस को आप रिप्रोड्यूस करते भी नहीं देखोगे, तादाद बढ़ते भी नहीं देखोगे, और ऐसा कभी भी नहीं देखोगे छोटा सा बन गया इसका, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है ना वो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजरा, प्लास्टिक बनी, प्लास्टिक के अंदर लोहा आया, लोहे के अंदर आपके पास उसकी पिन निकली, रबर बनी और सीट बनी, ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग लाइक दिस हैपेंस। So reproduction and development are both components of a living system, living organism. Finally, do you know what irritability is? तस्वीर भी बनाई मैंने इसके साथ ताकि आप इसको रिलेट कर सको। आजकल सारे बच्चों का मसला, मेरे साथ भी मसला है, सबके साथ मसला होता है ये। What is irritability? ये क्या होती है? ये क्या चीज होती है irritability? What is like irritability? It is something related to irritation. Irritation क्या है? इसको क्या कहते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे, Do you guys know what irritability और irritation is? शक्ल से भी लग रहा होगा इसकी, कभी कभार आप लोग की बन जाती है ना ऐसी शक्ल, इस तरह की। तो छोटे बच्चे आते हैं घरों में जिनको जो चीजें तोड़ते हैं, यस, फ्रस्ट्रेशन, एक झुंझलापन, एक वो होती है ना वाली फीलिंग जो होती है, बस कुछ कुछ कर दो। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे आ जाते हैं, खाला के बच्चे, और इधर से तो वो चीजें तोड़ रहे होते हैं और चीजें घुस रहे होते हैं, आपकी किताबें रखी होती है, उस पर इंक गिरा देते हैं, तो अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, आप तंग आ जाते हो, और वो बस क्या करें, कुछ कर दें। छोटी बच्चियां होती हैं वो तो अपनी बड़ी कजन्स की, जो है आप लोगों में से किसी के होंगी अगर,
तो वो चीजें उठा के लेके चली आती हैं, क्लिपें ले जाएंगी सर के लगाने वाली जो लगाते हैं सर में, और चूड़ियां और पोनी और पत्नी क्या बच्चे उठा के ले जाते हैं। अब आप ढूंढते रहोगे भाई ये क्या है। तो एक तो तंगी और एक जो फ्रस्ट्रेशन और एक जो तंग आने वाला जो माहौल होता है ना, जिसमें झुंझलाहट होती है आपको, कुछ कर दूंगा मैं या कर दूंगी, दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी। इसको मैं कुछ भी कर लूं ना इसके साथ, इसको मैं चबा लूं, इसको मैं गिरा दूं, इसके ऊपर चढ़ जाऊं, इसके बाद से एक चू भी नहीं आएगी। हाँ कट करके आवाज आएगी, टूट जाएगा ये, उसके पास की कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन ये इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करेगा, हम करते हैं, हमारे इमोशंस हैं इसलिए। सिर्फ इरिटेबिलिटी एक इमोशन थोड़ी है, एंगर है, रोना धोना है पेपर में, तो वो तो सबके साथ ही फेज आएगा, सब रोएंगे। खौफ में मुब्तला होना है, जो रिजल्ट आने वाला होगा तब जो फीलिंग आएगी वो तो इससे भी ज्यादा होगी, इरिटेबिलिटी से भी ज्यादा। इसके अलावा कोई चीज अच्छी लगना है, ब्राउजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, अपना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आ गया फूड पांडा का ऐड, वो आजकल चल रहा है ना, पिज्जा पूरा यूं करके निकल रहा है, चैडर खिंचती भी आ रही है, खाने को दिया नहीं किसी ने घर में, क्योंकि अम्मी ने शर्त लगाई थी कि अगर चैप्टर नंबर 1 पूरा याद कर लोगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टेस्ट दे दोगे इसका, तो खाने को मिलेगा। टेस्ट याद ही नहीं किया, अब देख रहे हैं फेसबुक पे चला रहे हैं तो सामने चैडर चीज यूं निकलती भी आ रही है। वो जो एक अंदर जो जज्बात आपके आ रहे होंगे, वो जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा जनरेट हो रहा होगा और दिमाग के अंदर जो बम फट रहे होंगे उस चीज को देखते हुए, या वो आप मिसाल के तौर पे किसी व्लॉगर, फूड व्लॉगर वगैरह का कराची की बेहतरीन बिरयानी देख रहे हैं, खट खट उसमें चल रही है और धुएं निकल रहे हैं, और लाइक वो एक अलग से मंजर होगा, पता नहीं अब तुम लोग बोलोगे सर क्या करवा रहे हैं हमारे साथ ये। तो वो सारी फीलिंग्स हैं। तो every single living organism is linked to feelings because we have certain chemicals secreting in our body, और वो chemicals हमें मुख्तलिफ फीलिंग्स लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इससे आगे बात करते हैं और जर्नल डिविजन्स की बात करते हैं कि बायोलॉजी में डिविजन्स क्या है। पहले तो हमने ये तय कर लिया कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। फिर हमने कहा लिविंग क्या होता है, हमने कहा उसमें ये चीजें होंगी तो वो लिविंग कहलाएगा, इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजी की कितने ग्रुप्स या डिविजन्स होते हैं, जो मेजर कैटेगरीज हैं बायोलॉजी की वो कैसी हैं। अब देखो वक्त के साथ साथ इसके अंदर ना चेंज आता रहा है, इसके अंदर चेंज आता रहा है, बिकॉज अभी हम जब डेफिनेशन पे आएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि चेंज क्यों आता है, चेंज क्यों आता है उसकी वजह। कोई ऐसा बच्चा, मुझे लगता है कोई अभी आ जाएगा सामने, जो कि इन तीनों की डेफिनेशन बता सके मुझे, सही हो गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात की कभी टेंशन नहीं लेना कि सर जो है ना हम गलत बताएंगे तो सर जो है वो हमारे साथ हमें डांटेंगे, या सर हमें कोई मजाक उड़ाएंगे या रिकॉर्ड लगेगा। ना, 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 ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो ऐसा, कुछ भी नहीं ऐसा। ठीक है, सिर्फ जर्नल इन तीन की। zoology इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ओके, एनिमल्स की स्टडी है zoology, गुड हो गया, चलो एनिमल्स की स्टडी है, ठीक है। आगे बॉटनी क्या हो गया, तो zoology एनिमल्स की स्टडी है, बॉटनी प्लांट्स की स्टडी हो गई, बॉटनी हो गई प्लांट्स की स्टडी, बॉटनी हो गई प्लांट्स की स्टडी। एंड फर्दर व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, दो वर्ड्स का मजमुआ है ये, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ ना। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ये हमने लिख दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिलहाल आपके कहने पे मैंने 3 नाम लिख दिए, 3 नामों के आगे, यानी 3 डिविजन्स, उनके आगे सिर्फ एक एक किस किस की स्टडी को क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में तक रोका हूं, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोना फाइंड आउट व्हाट एनिमल्स आर, व्हाट प्लांट्स आर एंड व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। हम नेक्स्ट क्लास में ये ढूंढेंगे, हम पता लगाएंगे। जब ये पता लगाएंगे तो हमें समझने में आसानी होगी कि आगे चैप्टर्स में जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट्स हैं क्या, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल्स क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस कैटेगरी में कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रोक रहा हूं। आज की क्लास के बारे में एक जस्ट जर्नल फीडबैक, सही लगा, मजा आई क्लास में। अभी तो बहुत हल्के हल्के लेके चल रहे हैं, बातें ज्यादा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ना मजा आए क्लास के अंदर, थोड़ा सा एक ब्रिज बनना शुरू हमारे दरमियान में भी आपके दरमियान में भी। तो यहाँ तक जितनी बातें हमने की समझ में आई, कोई टेंशन तो नहीं थी, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिमाग में कोई चीज फंस गई बोलोगे नहीं है सर ये थोड़ा सा घेर हमारे लॉक हो गए थे नहीं समझ में आ रहा था, कोई ऐसी बात
कोई कोई परेशानी की बात, फीडबैक देते जाओ, फिर क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है, सब सेट है, क्लियर हो गया? बस इसी तरह से आराम आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होके, चिल होके। मेरी तरफ से गारंटी आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप 9th क्लास को और मैट्रिक क्लास को, ये दोनों क्लासेस इंशाल्लाह मैं ही कंडक्ट कराऊंगा, अगर इन क्लासेस में मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट से सेकंड ईयर तक भी जो है ना वो इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे लेके जाओगे, एक्सेल करोगे, थोड़ी सी एडवांस टॉपिक चीजें ऐड होंगी फर्स्ट सेकंड ईयर में। उसके बाद एम कैट, और फिर अपना जो आपका ड्रीम है बिकमिंग अ डॉक्टर, मैं तो व्हाइट कलर पहना हुआ है ऐसी, आप लोग तो इंशाल्लाह व्हाइट वाला कोट पहनोगे ना उसकी जगह पे, तो व्हाइट वाला कोट और गर्दन में स्टेथोस्कोप वाला आपका जो जो ड्रीम है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। बस साथ साथ पढ़ना, इंजॉय करके पढ़ना, चिल करके पढ़ना, कोई भी बात हो मुझसे शेयर करते रहना, तो कोशिश हमारी पूरी होगी कि आपको फैसिलिटेट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।